तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। ह्यूमन बॉडी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। बायोलॉजी में देखें या प्रकृति का हिसाब से देखें तो नेचर ने जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाई होगी वो एक ह्यूमन बॉडी है। डॉक्टर्स भगवान का रूप नहीं है, हम लोग सिर्फ एक मीडियम है, माध्यम है। हम भी, कोई भी वकील जैसे बहुत अच्छा काम करता है, कोई अध्यापक अपना काम अच्छा करता है, कोई बढ़ई अच्छा काम। ऑर्थोपेडिक्स एक ऐसा है, अगर किसी बढ़ई ने एक मेज के 4 पैर में से एक लंबा एक छोटा बना दिया तो वो मेज अच्छी नहीं बनेगी, कुर्सी टेढ़ी बनेगी। कोई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धीरेन्द्र दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदृष्टि के प्रोग्राम ये हम कहां जा रहे हैं बात दिल की में। आज हमारे साथ में है डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा थीम ही है, ये हम कहां जा रहे हैं। अगर चिकित्सा क्षेत्र में बात करूं तो हम कहां जा रहे हैं? चिकित्सा क्षेत्र में इस वक्त हम जब बात करते हैं तो इस वक्त अगर मैं इंडिया की बात करूं, यूपी की बात करूं और बरेली की बात करूं इसमें, तो हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। इस वक्त बरेली में, दुनिया में जो कोई भी स्टेट ऑफ आर्ट इलाज पॉसिबल है, कहीं भी होता है, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी होता हो, वो इलाज बरेली में भी अवेलेबल है। और हम एक पुरानी बरेली एक मेडिकल हब है, जहां पे अगर हम पीछे देखें तो पिछले वर्षों में जो एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होते थे, साधारण तरीकों से इलाज होते थे, वहां से आते आते चीजें दूरबीन विधि के ऑपरेशन तक पहुंच गई हैं, कैंसर के बहुत एक्सपर्ट इलाज तक पहुंच गई हैं, हार्ट की बाईपास सर्जरीज तक पहुंच गई हैं, घुटने के जोड़, कूल्हे के जोड़ बदलने तक पहुंच गई हैं, बोन कैंसर्स के साथ साथ कैंसर के बहुत आधुनिक इलाज तक पहुंच गई हैं, किडनी ट्रांसप्लांट तक पहुंच गई हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत अच्छी दिशा में आगे जा रहे हैं। एज फार एज मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंसर्न, बरेली में और यूपी में एक बहुत बढ़िया विश्व स्तर का इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, एक दूसरा क्वेश्चन है। आप सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। एक आम भाषा में, अगर आम लोगों की भाषा में अगर मैं कहूं तो हड्डी के डॉक्टर। लेकिन हड्डी डॉक्टर केवल, ये तो एक छोटी भाषा है, लेकिन इसमें किन किन चीजों का इलाज होता है? एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? बड़ी मजे की बात है साहब। आपने कहा जैसे हम हड्डी के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इसका मतलब ये है कि बाकी लोग बिना हड्डी के डॉक्टर्स होते हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स एक बड़ी वास्ट स्पेशलिटी है। बहुत सारे लोगों को एमबीबीएस करने के बाद जब वो एमएस करते हैं, इसका मतलब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं ऑर्थोपेडिक्स में, तो बहुत से लोगों को किडनी स्पेशलिस्ट बनने के लिए उसके बाद डीएम करना पड़ता है, हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए एक डीएम करना पड़ता है, या एमसीएच करना पड़ता है, या अपने कैंसर के इलाज के लिए उनको एमसीएच करना, मतलब एक सुपर स्पेशलाइजेशन। एक हुआ ग्रेजुएशन मतलब एमबीबीएस, एक हुआ एमडीएमएस यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन यानी एमएस, एमसीएच या फिर डीएम। लेकिन ऑर्थोपेडिक्स एक ऐसी विधि है जहां पे आप अपनी पीजी में ही एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच में जा रहे होते हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का इलाज यानी फ्रैक्चर्स का इलाज होता है। बहुत सारे पेशेंट गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, उनके इलाज हम करते हैं। साथ साथ आयु के साथ जब लोगों के जोड़ खराब हो जाते हैं तो उनके जोड़ों के ऑपरेशंस करते हैं या इलाज करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करते हैं हम। उसके बाद पेशेंट्स को गठिया हो रही होती है, बोन की टीबी हो रही होती है, बोन कैंसर्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे पैदाइशी बहुत सारी डिफॉर्मिटीज मतलब विकृतियों के साथ पैदा होते हैं, इनको हम कंजेनाइटल एनोमलीज बोलते हैं। तो उन बच्चों के उनके अंग जो है वो अविकसित होते हैं। कभी आपने सुना होगा कि बच्चों के पैर टेढ़े थे, 6 उंगलियां थी, कहीं किसी की गर्दन टेढ़ी थी या रीढ़ की हड्डी में कुछ परेशानी थी। तो ऐसे अविकसित या समझिए पैदाइशी बीमारियों वाले जो बच्चे होते हैं, उनके इलाज भी ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं। साथ साथ रीढ़ की हड्डी में जो परेशानियां आती हैं, डिस्क दब जाना, नस दब जाना, हड्डियों का खिसक जाना, तो रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल सर्जरीज के इलाज भी ऑर्थोपेडिक्स में ही आते हैं। दैट मीन्स एक हड्डी का डॉक्टर जो होता है वो ऊपर से लेके नीचे तक बहुत बड़ा काम करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आजकल रोबोटिक सर्जरी जो चल रही है, खूब नाम इसका हो रहा है, ये कितनी कारगर है? मेडिसिन एक एवर इवॉल्विंग विधि है, टेक्निक्स हैं। आप देखेंगे तो मेडिसिन में आप कोई कारखाना खोल दीजिए, आप कोई वकील लोग जो काम करते हैं, टीचिंग प्रोफेशंस होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है और उनको उसी जोन में काम करना होता है। लेकिन मेडिसिन में हर 5 वर्ष में नई दवाइयां आ जाती हैं, नई रिसर्च आ जाती हैं,
नए नए मशीनें आ जाती हैं और डॉक्टर्स को उसके ऊपर अच्छा इलाज करने के लिए, बढ़िया रिजल्ट्स देने के लिए अपने आप को अपडेटेड रखना होता है। सिमिलरली एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो होता था, किसी मरीज को कोई बीमारी हुई और आपने उसको प्लास्टर्स लगा दिए, जहां तक मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं तो वहीं आपको फोकस रखूंगा कि पहले किसी की हड्डी टूट जाती थी तो हम प्लास्टर्स लगा देते थे और पेशेंट्स महीनों महीनों, दो दो तीन तीन महीने उनको बिस्तर पे रहना पड़ता था। उससे बाद दूरबीन विधि के ऑपरेशंस आए जिनमें पेशेंट्स को रॉड पड़ने लगी, प्लेट्स पड़ने लगे और पेशेंट्स को जल्दी चला फिरा दिया गया। उसके बाद पेशेंट्स को हम लोगों ने मिनिमल इन्वेजन यानी कि छोटे चीरे से ऑपरेशंस होने लगे, जिसमें कि बड़े बड़े ऑपरेशंस जो है सिर्फ 2 या 3 टांकों में कर दिए जाते थे और 2 या 3 दिन में पेशेंट्स की छुट्टी हो जाती थी, जैसे कि इंटरलॉकिंग उसका नाम होता है। उसके बाद पेशेंट्स को जोड़ बदलने के ऑपरेशंस आए, घुटने के जोड़ बदलने हैं, कूल्हे के जोड़ बदलने हैं, कंधे के जोड़ बदलने हैं, एल्बो जॉइंट्स बदलने हैं। इन जोड़ों को बदल के पेशेंट्स को चलने फिरने लायक बनाया जाने लगा, क्योंकि उससे पहले पेशेंट चलते नहीं थे, गठिया के कारण उनके जोड़ खराब हो जाते थे। ऐसे में ये देखा जाने लगा कि एक पेशेंट का साइज कुछ और होगा, कोई मरीज 50 किलो का है, कोई मरीज 100 किलो का है, कोई मरीज 80 किलो का है, कोई पेशेंट 6 फुट का है, कोई पेशेंट 5 फुट का है, कोई 5.5 फुट का है। तो जो उनके इम्प्लांट्स थे उनके साइज, हम सबकी शर्ट का साइज अलग अलग होता है। मेरी शर्ट आपके नहीं आएगी, आपकी शर्ट उसके नहीं आएगी। तो एक ही प्रकार का इम्प्लांट अगर मैं घुटना बदलना है तो जो घुटना मेरे 6 फुट के आदमी के आएगा वो घुटना 5.5 के फुट के आदमी के नहीं आएगा। जो घुटना एक 100 किलो के आदमी का वजन झेल लेगा उस घुटने की जरूरत 50 या 60 किलो के आदमी के लिए नहीं है। ऐसे में रोबोटिक सर्जरी का काम आता है, जहां रोबोट्स की यानी मशीनों की मदद से डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं। वो उसको 100% प्रिसीजन से, 100% एक्यूरेसी के साथ उनका इलाज करते हैं। ऑपरेशन से पहले ही उस पेशेंट्स के वेट, हाइट, उसके प्रोफेशनल डिमांड्स के, वो क्या करता है, किसी को हो सकता है पालती मार के अपनी दुकान पे बैठना हो, किसी को हो सकता है नमाज पढ़नी हो, कोई हो सकता है साइकिलिस्ट हो, कोई ट्रैकिंग करने पर्वत पे जाना चाहता हो, कोई सिर्फ एक सामान्य महिला है जो घर में काम कर रही होती है, उसे कुछ दौड़ भाग नहीं करनी होती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम ऑपरेशन से पहले ही मशीनों या रोबोट्स की मदद से एक डिसीजन ले लेते हैं और कम चीरे से, छोटे चीरे से बढ़िया सर्जरी उस मरीज की बहुत 100% एक्यूरेसी के साथ की जाती है। ये रोबोटिक सर्जरी है। तो रोबोटिक सर्जरी में कोई रोबोट काम नहीं करता, ऑपरेशन तो डॉक्टर ही कर रहा होता है, लेकिन रोबोट्स की या मशीनों की मदद से कर रहा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने अभी कहा कि हम लोग हर 5 साल में हम लोगों का कुछ चेंजेस होते हैं, इसमें नई चीजें आती हैं। लेकिन एक मैं छोटा सा एक मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक वो शायद आपने वो देखा हो, उसमें एक कहा गया था कि मेरे को पूरे डॉक्टर बनना है, मुझे ये मालूम होना चाहिए, घुटने के डॉक्टर को मालूम होना चाहिए कि दिमाग में क्या चल रहा है। सेम चीज अगर मैं बात करूं आज की तारीख में अगर कहूं तो हर चीज के अलग डॉक्टर बन गए, ऑर्थोपेडिक हो गए, न्यूरो सर्जन हो गए, आपके हार्ट के हो गए, तो बहुत सारी फील्ड हो गई। यही मैं अगर 25 साल पहले बात करूं, 25 या 30 साल पहले एक डॉक्टर हुआ करता था, वो सारी चीजों का इलाज कर लेता था। तो आज हमें सबके पास अलग जाना पड़ता है। इस पे आप क्या ये तो एक बहुत अच्छी बात है। मुन्ना भाई एमबीबीएस ने एक डॉक्टरों के प्रति एक रवैया, या डॉक्टर्स की जो लाइफ होती थी उसमें एक अच्छा लोगों की धारणा बदलने का काम किया। और पहले की वही बात है, पहले लोग बैलगाड़ियों से चलते थे, पहले लोग रिक्शे में चलते थे, आज लोग हाई स्पीड व्हीकल्स पे चलते हैं। टेस्ला गाड़ी आ रही है जिसमें ड्राइवर ही नहीं होता है। आज हम मिसाइल चला रहे हैं, आज हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं, आज ह्यूमंस चंद्रमा पे जाना चाहते हैं। तो अगर हम बैलगाड़ी में जाना चाहते हैं तो हमें रॉकेट्स की जरूरत ही नहीं। ये रॉकेट साइंस का जमाना है। रॉकेट साइंस का मतलब है, और वही रॉकेट साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी अब हर विधा में आ रही है। आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो अगर हम किसी वैद्य जी और हकीम जी या किसी एक सिंपल डॉक्टर को ही चाहेंगे तो आज भी वैसे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम कोई स्पेशलिटी करते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक्स एक स्पेशलिटी है, तो एक हड्डी का डॉक्टर पढ़कर आता है, ट्रेंड होकर आता है, और उस ट्रेनिंग से उन लोगों को, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, किसी को अगर बाईपास सर्जरी की जरूरत होगी, तो वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली इस देश में लाइसेंसिंग कानून है, लीगली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन किसी महिला की डिलीवरी कराने के लिए नहीं करा सकता है, उसके हार्ट का इलाज कराना नहीं करा सकता है।
तो ये अब वो जो विधाएं थी इनको हम फैमिली फिजिशियंस कहते हैं, जहां आज भी बहुत सारे लोग हर चीज का इलाज करते हैं, लेकिन अच्छा इलाज करने के लिए किडनी का डॉक्टर अलग, हार्ट का डॉक्टर अलग, हड्डी का डॉक्टर अलग, न्यूरो का डॉक्टर। तो उससे क्या होता है, विशेषज्ञता आती है, और उस विशेषज्ञता का फायदा अंततः जनता को या मरीजों को मिलता है, जहां कि वो बहुत बढ़िया इलाज कर सकते हैं, ना कि एक समझिए एक सामान्य इलाज नहीं होगा। हम आजकल स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का बात करते हैं, हम इसलिए हम स्पेशलिस्ट को जाते हैं, इसलिए अलग अलग डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आपको मैं इंडिया में बताना चाहूंगा, इंडिया में जितना अच्छा, जितना स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, जितना सस्ता ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अभी आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं, आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना, एक न्यूरो सर्जन से मिलना, उसका अपॉइंटमेंट मिलना, या किडनी या हार्ट का इलाज कराना एक इतना दुष्कर कार्य है कि कोई भी आदमी कर नहीं सकता। वहां आज भी पहले जनरल प्रैक्टिशनर जीपी को दिखाना होता है, फिर वो आपको भेजते हैं कहीं, आपको स्पेशलिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो। और अपने भारत में सामान्य रूप से आप कहीं भी चले जाइए, आपको एक ही शहर में 4-6 न्यूरो सर्जन मिल जाएंगे, 10-20 ऑर्थोपेडिक सर्जन जी मिल जी। जाएंगे, 5-7 कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। तो ये एक स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है, और इसका फायदा मरीजों को इसलिए मिलता है कि एक सामान्य आदमी भी सब चीजों का इलाज करेगा तो वो कभी भी विशेषज्ञता से नहीं कर पाएगा। अभी आपने बात करी एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर मैं चिकित्सा क्षेत्र में बात करूं, आगे एआई जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में वरदान बनेगा या अभिशाप? मेडिसिन में मेरा अपना अनुभव है, पिछले 25 वर्ष से मैं बरेली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेडिसिन में हमेशा, जैसे मैंने बताया भी, हर 5 वर्ष में टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, मशीनें चेंज हो रही हैं, नई दवाइयां आ रही हैं, नए बैक्टीरिया आ रहे हैं। कोरोना बीच में आके चुका है। कोरोना का इलाज करना इस देश के डॉक्टर्स के लिए एक चुनौती था। 2 वेव्स आई, और उन दोनों वेव्स में भारत की जनता को सही करने का, अच्छा करने का, स्वस्थ रखने का प्रयास करने में जब सब कुछ बनता तो सिर्फ अस्पताल खुले हुए थे। तो ये सब कैसे हुआ? नई वैक्सीन्स बनने की वजह से, नई जांचों की वरना तो पहले किसी को पता ही नहीं था कोरोना होता क्या है। ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, अस्पतालों की कमी है, हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है। धीरे धीरे उन सब चीजों को डेवलप किया गया, और अंततः हमने कोरोना जैसी महामारी पे विजय पाई। तो उसका मतलब ये था कि नई रिसर्च, नए अनुसंधान करके नई दवाइयों का फायदा, नई मशीनों का फायदा अंततः लोगों को होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। हम चीजों को बहुत अच्छे से उनकी जांच कर पाएंगे। कंप्यूटर्स की मदद से जब हम जांचें करेंगे तो उसमें गलती की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य होंगी, मिनिमम होंगी। अगर 1 लाख लोगों की एक तरह की जांच की जाए तो संभव है कि 10, 15, 20 मरीजों में कोई ना कोई कमी रह सकती है, ह्यूमन एरर जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर वही जांचें मशीनों की सहायता से की जाए, कंप्यूटर्स की सहायता से की जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें 0% एरर, जिसको जीरो एरर भी बोलते हैं हम लोग, उस तक पहुंचा देगा। तो अगर हमको अच्छी जांचें मिलेंगी, हमें पता हो कि इस मरीज को ट्यूबरकुलोसिस किस स्टेज में है, हमें पता हो इस पेशेंट को टाइफॉइड किस स्टेज में है, हमें पता हो इसकी किडनी कितना फंक्शन कर रही है, हमें पता हो इसका हार्ट अब कितने दिन में खराब होने वाला है, तो डॉक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अपने मरीजों के लिए बहुत अच्छा इलाज दे पाएंगे। और निश्चित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चिकित्सा जगत के लिए एक वरदान साबित होगा। हाँ डॉक्टर साहब, अभी आप कह रहे हैं कि एआई आने के बाद या टेक्नोलॉजी आने के बाद काफी ग्रोथ हुई है। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं जो मैंने अपने जीवन में देखा, जब मैं बहुत छोटा था तो मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो मम्मी डॉक्टर के पास, वो वैद्य जी के पास नहीं थी। उन्होंने सिंपल सी नब्ज देख के उस समय बता दिया कि आपको ये दिक्कतें हैं। और शायद आपने भी ये चीज देखी हो कि पहले लोग नब्ज देख के सारी चीजें बता देते थे, लेकिन अगर आज के वर्तमान समय में देखूं, 20-25 साल में ही इतना चेंजेस आ गए कि आज नब्ज देख के बताने वाला कोई नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इससे जो हमारी जो एक खूबी थी, वो टेक्नोलॉजी के आने के बाद में हमारी ये खूबी खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, मेडिसिन ही एक ऐसी जगह होगी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से आप प्रिंट्स बना सकते हैं, आप लेख लिख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप चीजों को बना बिगाड़ सकते हैं। आप लोगों का फेस कोई और होगा, बोल कोई और रहा होगा, भाषा उसकी, आवाज उसकी होगी, फेस किसी और का होगा। तो ये सब फॉल्स है, आपको समझ में आता है ना? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिजिटल है,
लेकिन किसी भी पेशेंट को अगर पेट में दर्द होगा, किसी मरीज की हड्डी टूट जाएगी, किसी पेशेंट को खांसी आएगी, तो उसको देखने वाला, उसको इलाज करने वाला कंप्यूटर नहीं हो सकता। वो कोई भी कंप्यूटर उसको ऐसे, अगर कोई जाके कंप्यूटर के सामने कहे कि मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है, मुझे पॉटी नहीं आई है, मेरे यूरिन में ब्लड आ रहा है, मेरे को क्या क्या होगा, तो मशीन उस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकती और अंततः उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ आपके रोग को बताने में काम करेगी कि इनको क्या है, रोग निदान में, डायग्नोसिस बनाने में काम करेगी, लेकिन अंततः डॉक्टर्स को ही काम करना पड़ेगा। और वहीं मैं बता रहा हूं कि पहले जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन, नब्ज पे हाथ रखना या पल्स पे हाथ रखने की जो बात थी, वो जब तक कोई भी डॉक्टर होगा उसे अपने चीजों को सहायता देने के लिए तो ये जांचें चाहिए कि ब्लड की जांचें करा लो, कि एक्सरे करा लो, कि अल्ट्रासाउंड करा लो, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन को कोई रिप्लेस नहीं किया जाता। जब तक कोई डॉक्टर किसी मरीज को छू कर नहीं देखेगा, उसकी स्वेलिंग को दबा के नहीं देखेगा, जब तक उस पे पल्स पे हाथ नहीं रख के देखेगा, जब तक स्टेथो लगा के उसके चेस्ट को सुन के नहीं देखेगा, तब तक वो उसका उचित डायग्नोसिस नहीं बना सकता। इसीलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन या नब्ज देखना या पल्स देखने को आप कभी भी रिप्लेस कर ही नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और कि पहले चिकित्सा क्षेत्र को एक समाज सेवा के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज ये व्यवसाय में तब परिवर्तित हो गया है, तो इसके पीछे आपका क्या कहना है? इसके लिए आपको क्या कहना है? समाज सेवा का मतलब यह है कि बहुत सारी चैरिटी, कल्याण किया जाए लोगों का। और निश्चित रूप से मेडिसिन ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर बहुत ज्यादा जो हमसे बेनिफिट्स लेने, जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा बेनिफिशियरी है, उसको सबसे ज्यादा चैरिटी, उसको सबसे ज्यादा जो राहत दिलाई जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा जगत में या डॉक्टरों के द्वारा ही दी जाती है। जो पहले समाज सेवा कहलाती थी, वो इसलिए कहलाती थी कि पहले एक डॉक्टर या वैद्य जी या हकीम साहब या जो भी थे, उनके पास लोग तकलीफ लेकर आते थे और उस तकलीफ को वो दवाई देते थे और कम खर्च में वो काम हो जाता था। लेकिन आजकल की इस फास्ट पेस लाइफ में, एक मॉडर्न ट्रीटमेंट में, जहां चीजें बहुत हाई एंड जा रही हो, नई नई दवाइयां आ रही हो, उन मरीजों को ठीक होने में हो सकता है 10 दिन लगते हो, 15 दिन लगते हो। हड्डी टूट गई है, हड्डी टूट के आप 3 महीने के लिए किसी मरीज को प्लास्टर लगा के बिस्तर पे लिटा दीजिए, उसको पॉटी 3 महीने बिस्तर पे करनी पड़ेगी, उसको यूरिन करने के लिए एक आदमी चाहिएगा दिन में 4 बार, उसको दवाई देने के लिए 4-6 लोग चाहिएंगे। मतलब 3 महीने के लिए वो आदमी खराब हुआ, वो अपने ऑफिस नहीं जा सकता, दुकान नहीं जा सकता। अब अगर उसका किसी टेक्निक से ऐसा ऑपरेशन कर दिया जाए जिससे वो अगले दिन खड़ा हो जाए और अगले दिन वो लैट्रिन करने जाने लगे, उसको घर वालों में किसी को पॉटी ना करानी पड़े, उसको दवाई कम खाना पड़े, दूरबीन से ऐसा ऑपरेशन हो कि लंबे लंबे बड़े बड़े चीरे ना लगाने पड़े, 2 टांकों में ऑपरेशन हो जाए, पेशेंट के स्टोन हुआ, आपने स्टोन निकाल दिया, अगले दिन छुट्टी कर दी। लेकिन इसको करने के लिए आपको मशीन चाहिएगी। वो मशीन कहां से आएगी? उसे किसी मशीन बनाने वाली कंपनी ने बनाया, डॉक्टर साहब ने नहीं बनाया। तो वो मशीन किसी की एमआरआई मशीन है, 10 करोड़ रुपए की मशीन है, उसको खरीद के लाएंगे, तो उसमें एमआरआई कराने वाले, उसका खर्चा कहां से आएगा? सीटी स्कैन कराना है या किसी पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, तो आपको एक ब्लड बैंक बनाना पड़ेगा। उस ब्लड बैंक पे सरकार की तरफ से बहुत सारे कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। उस ब्लड बैंक में कोई भी आएगा कि मुझे ब्लड चाहिए, तो आपके पास एक स्टॉक होना चाहिए, आपके पास पहले से 100 यूनिट ब्लड होना चाहिए, कि उस ब्लड को रखने के लिए फ्रिज होने चाहिए, उस ब्लड को रखने के लिए पैकेट्स होने चाहिए। तो वो कैसे आएंगे? आपके पास कोई भी आएगा कि मुझे ब्लड दे दीजिए, तो आप ऐसे तो निकाल के नहीं दे देंगे, आपके पास स्टॉक होगा, उसमें से उस मरीज को मिला के आप ब्लड देंगे। तो ये सारी चीजों को रखने, मेंटेनेंस करने, उनके क्लिनिकली जो उनको वहां काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो ट्रेंड होने चाहिए। वो कोई सिंपल दुकान पे काम करने वाला लड़का नहीं है जो शर्ट निकाल के दे दे कि मिठाई का डिब्बा पैक कर दे। वो आपका ब्लड टेस्ट करेगा और ब्लड टेस्ट करने के बाद उसको जांच करने के बाद कि इसमें कोई सेफ है कि नहीं। तो ऐसे लोगों के आपको ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए। आप एक सामान्य आदमी से काम करने किसी दुकान पे, हो सकता है आपको 5 से 10 हजार रुपए महीने की नौकरी पे काम करने वाले लोग मिल जाए। अस्पतालों में क्योंकि आपको ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए, वही व्यक्ति जो वहां कोई काम कर रहा होता है उसकी तनख्वाह 25,000 और 20,000 हो जाती है। तो समाज सेवा कैसे होगी? एक सिंपल सक्शन पंप, जिसे हिंदी में टुल्लू पंप बोलते हैं, पानी फेंकने का काम करता है। एक जगह से पानी दूसरी जगह पानी ले जाना होता है।
वही टुल्लू पंप जब एक मेडिकल सक्शन मशीन बन जाता है, तो जो टुल्लू पंप 1500 रुपए का आता है, उस मेडिकल इक्विपमेंट की कॉस्ट 12,000 रुपए हो जाती है। तो क्योंकि वो किसी मशीन मरीज में काम होगा, ह्यूमन बॉडी पे काम करेगा। तो अब इसमें अगर वो काम नहीं किया जाएगा, मरीज को दवा लिख दिया है, तो वो पेशेंट ठीक नहीं होंगे। अब जब आप इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे, आपको पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराना है, आपको एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बेड चाहिए जो अपने आप उठ जाता हो, रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड बेड चाहिए, तो एक बेड की कॉस्ट ही 30 से 32,000 रुपए आती है। तो या तो पेशेंट को जमीन पर लिटा दीजिए, समाज सेवा करिए, या पेशेंट्स को एक अच्छी क्वालिटी सर्विसेज दीजिए, तो आपको उनसे वो पैसा लेना पड़ता है। और हर प्रोफेशन, चाहे वो कोई कोचिंग्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो वकील हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे किसान हो, वो जो भी काम कर रहे होते हैं, उस काम के बदले उनको कुछ पैसा पारिश्रमिक मिलता है। सिमिलरली वो डॉक्टर्स को मिलता है। ऐसे ही कोई किसान अपनी जो कुछ भी उपज उपजाता है, गेहूं चावल उगाता है, वो उसको फ्री में किसको दे देता है? किसी को नहीं देता। कोई कपड़ा व्यवसायी होता है, कोई मिठाई वाला होता है, कोई टीचर होता है, कोई कोचिंग चलाने वाला होता है, वो उसके बदले में पैसा लेता है। वही डॉक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स ही एक ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन अगर 100 मरीज देखते हैं, तो उन 100 में से 10 से 20% लोगों को वो फीस कम कर देते हैं, उनको दवाइयां अपनी तरफ से दे देते हैं, उनकी जांचें कम पैसों में करा देते हैं। डॉक्टर्स ही तो जाके करते हैं। आपने कभी देखा किसी मिठाई वाले को कि वो अपनी दुकान लेके किसी मोहल्ले में गया हो कि आइए यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, 2 किलो मिठाई ले जाइए, 1 किलो मिठाई ले जाइए, फ्री में ले जाइए? ऐसा नहीं होता। सिर्फ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने अपने कैंप्स को जाके लगाते हैं। तो यही एकमात्र प्रोफेशन ऐसा है जहां सबसे ज्यादा चैरिटी की जाती है, जहां सबसे ज्यादा समाज सेवा की जाती है। चलिए, आपकी बात मैं मानता हूँ कि चैरिटी की जाती है, लेकिन कई जगह पे अगर हम देखें, कई बरेली के भी ऐसे मामले आए हैं जहां डॉक्टरों ने गलत तरीके से या तो ट्रीटमेंट किया या उनसे पैसा कमाने के गलत तरीके अपनाए। इस तरीके की शिकायतें आपको भी सुनने में मिलती होंगी। अभी आईएमए में रहे हैं, तो उस इस प्रकार की शिकायतों को लेके कैसे इन चीजों को सुधारा जा सकता है, इस पे आप? हाँ, देखिए, अपवाद तो हर जगह होते हैं। डॉक्टर्स भी आफ्टर ऑल वो ह्यूमन बींग्स हैं। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मैं इस वक्त बरेली नर्सिंग होम एसोसिएशन जो है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। हम हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आए, उसका इलाज बहुत ईमानदारी से हो, कम खर्च में हो और पूरी गुणवत्ता के साथ हो। फुल क्वालिटी ट्रीटमेंट होना चाहिए। इन सब के लिए बहुत सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आपको स्टाफ चाहिए, आपको जगह चाहिए, आपको कोई भी सरकार आपको फ्री में लैंड नहीं दे देती अपना अस्पताल बनाने के लिए। कोई भी बिजली का कनेक्शन आपको, जो एक सामान्य घरेलू यूनिट होती है जितने पैसे में आती है, उससे डबल रेट्स पर आपको कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेना होता है। सिमिलरली आपको ऐसे 50 किसी हॉस्पिटल को चलाने के लिए करीब 42 समझिए लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं जिनसे आपको सरकार से जूझना होता है। 42 प्रकार की। तो उन सबको देखना, उन सबको उनके उनके उस सिस्टम में से काम करने के लिए डॉक्टर्स को बहुत सारे, अब पैसा कहां से आएगा? जो भी पेशेंट्स देके जाएंगे उसी में से तो पैसा आएगा। सरकार तो कोई सब्सिडी दे नहीं रही है कि आपने एक अस्पताल बना लिया तो हमने आपको फ्री लैंड दे दिया, कि आपने बिजली का कनेक्शन, तो आपकी बिजली का खर्चा सपोज अगर 10,000 रुपए महीने है, तो आप 2,000 रुपए दे दीजिए। जो पेशेंट्स वहां आते हैं उसी पैसे से हम लोग अपने कामों को चलाते हैं। तो इसलिए ऐसे में कभी कभी मैंने आपको जो भी बताया, कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं भी होती हैं। अगर सब कुछ हमारे हाथ में होता तो किसी के प्राण कभी जाते ही नहीं। राजमाता सिंधिया कभी जाती नहीं। मैं अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो राजमाता सिंधिया वहां एडमिट थी और उनके बेटे जो थे माधवराव सिंधिया जी, वो भारत के एविएशन मिनिस्टर थे। तो वो जब देखने आते थे, वो बहुत दिन तक वहां एडमिट रहीं। इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी। अगर सब कुछ डॉक्टर्स के हाथ में होता तो वो बचती ही नहीं, वो मरती ही नहीं। जयललिता 3 महीने के लिए महीनों तक वो वेंटिलेटर्स पे रही। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा पूर्व प्रधानमंत्री को एक आईसीयू बना के, एक घर में आईसीयू बना के रखना पड़ा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। ह्यूमन बॉडी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। बायोलॉजी में देखें या प्रकृति का हिसाब से देखें, तो नेचर ने जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाई होगी वो एक ह्यूमन बॉडी है। आप कितने ही अच्छे से अच्छे कैमरे बना लीजिए, आप अपनी आंख के कंपैरिजन में कोई कैमरा नहीं बना सकते जो यहां पर भी देख ले और वहां पर भी तुरंत देख ले। अपर्चर चेंज करने का समय भी नहीं है। आप सोचते हैं कोई आपको छूता है और आपको पता चल जाता है कि ब्रेन को, कि किसी ने छुआ, ये गर्म है कि ठंडा है,
ये आपको पता चल जाता है। हमारे चारों तरफ कैसी सुगंध आ रही है या बदबू आ रही है, ये तुरंत पता चलता है। तो ह्यूमन बॉडी के साथ डील करना, ह्यूमन बॉडी को चेक करना, ह्यूमन बॉडी के साथ हम लोग भी ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर भी कुछ लोग कमियां हो सकती हैं जो अपने मरीजों का अच्छा इलाज ना करें। ऐसे लोग हो सकते हैं। उस पर मैं एक पूर्व मैं आईएमए का प्रेसिडेंट रहा हूं, बरेली आईएमए का प्रेसिडेंट। तो मैंने वहां यही कहा था कि भाई हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज ए डॉक्टर, बिल्कुल। और हम सभी लोगों को अपने पेशेंट्स के लिए एक ऐसा भरोसा पैदा करने की जरूरत है कि कोई भी अपने मरीज, हम जो चाहते हैं कहते हैं ये खा लो, वो खा लेते हैं, हम कहते हैं ये मत खाओ तो वो नहीं खाते। तो डॉक्टर्स के ऊपर जितना भरोसा किया जाता है वो भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए, और स्पेशली पैसे की वजह से तो कभी नहीं टूटना चाहिए। और फिर हमारे देश में कानून है, हमारे देश में रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, सरकारी भी और आईएमए की तरफ से भी, जो यदि कहीं कोई ऐसी केसेस होते हैं तो उनके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाता है। और डॉक्टर्स के अगर उनकी गलती पाई जाती है तो उनको कंज्यूमर फोरम में, उनको एमसीआई में, उनको आईएमए में अधिक, अगर वो गलत है तो उनको दंडित भी किया जाता है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश चिकित्सा आयोग का सदस्य हूँ। वहां पर ये एक तरीका है कि यदि किसी को अपने डॉक्टर से परेशानी है तो वो वहां पर लिखित में एक शिकायत दे, अपने केस शीट वहां पे दे, अपने डिटेल्स वहां पर बताए कि मेरे साथ ये गलत किया गया। उसको प्रदेश भर के कुछ डॉक्टर्स, हम लोगों का एक पूरा आयोग है, चिकित्सा आयोग, वो उस केसेस को एनालाइज करेंगे, और अगर डॉक्टर गिल्टी पाया गया तो उसका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। बरेली में भी कुछ केसेस ऐसे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गलतियां करने वाले लोग भी हैं और उन गलतियों को दंड देने के लिए भी लोग हैं। कोई भी अपराध होता है, कहीं कोई चोरी होती है, कोई डकैती पड़ती है, कोई रेप हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो हमारे देश में कानून है ना गलती को सुधारने का, अपराधी को दंड देने का। उसी तरह से मेडिसिन में भी अगर कोई गलती करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। अच्छा, चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके प्रोफेशन से ही रिलेटेड कुछ, क्योंकि आपको एक बहुत लंबा टाइम हो गया है सर्जरी करते हुए, और इस ऑर्थोपेडिक आप सर्जन हैं। इसमें कुछ ऐसे केसेस रहे होंगे जो आपके लिए आज भी याद होंगे, कुछ विशेष, कुछ ऐसा कुछ कि जिसमें आपको लगे कि हाँ। मेरे लिए सर हर दिन एक नया दिन है, हर मरीज एक नया मरीज है। 100 मरीज एक जैसी बीमारी के आते हैं, वो 100 तरह के प्रेजेंटेशंस लेके आते हैं, वो 100 तरह की उनकी तकलीफें होती हैं। तो हमको हर मरीज को एक नए दृष्टिकोण के साथ देखना होता है, हर मरीज को बहुत सावधानी से समझना होता है। हर मरीज की बॉडी, एक ही दवाई अगर किसी बीमारी में 10 लोगों को दी जाए तो हो सकता है किसी को वो सूट कर जाए और किसी को वो उसके साइड इफेक्ट्स आ जाए, उसको रिएक्शन हो जाए। तो ये सब समझने के लिए डॉक्टर को बड़ी समझदारी से अपने काम करने होते हैं, और ऐसे में ही हमारे साथ नए नए अनुभव होते हैं। मेरे पास एक पेशेंट था, मुन्ना लाल नाम का। तो उसको एक बहुत बड़ा ट्यूमर था, और उस ट्यूमर की वजह से उसको समझिए, वो कभी गर्दन में इतना बड़ा ट्यूमर था, 5.5 किलो का ट्यूमर था उसको। 5.5 किलो का? जी। और वो कभी सीधा भी नहीं सो पाया था इस वजह से। और उसको देखते हुए हमको उसका जब ऑपरेशन हुआ तो वो अपने जीवन में 19 वर्ष के बाद वो सीधा सोया। तो एक वो ऐसा केस है जिसको मैं हमेशा याद रखता हूं। उसके आप ये देखेंगे कि उस मरीज को ये ट्यूमर था। चलिए मैं इसे अभी उसमें अपने उसमें दिखाऊंगा मैं। तो ये ट्यूमर था जिसको कि फिर हम लोगों ने निकाल दिया। तो ये एक ऐसा पेशेंट है जिसको हम याद रखते हैं हमेशा। जब आयुष्मान योजना शुरू हुई थी तो घुटने बदलने का, जो नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन है, ये इट्स ए कॉस्टली अफेयर। उसमें जो घुटना पड़ता है, जो इम्प्लांट पड़ता है, वही बहुत महंगा आता है, 65-70 हजार रुपए का आता है। तो आयुष्मान योजना में एक मरीज का घुटना बदला मैंने, वो बरेली मंडल का पहला घुटना बदला गया था आयुष्मान योजना में, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बदला गया। पेशेंट्स को वो विश्वास करने लायक नहीं थे कि हमारा घुटना बदला जा सकता है और बिना एक पैसा खर्च किए। वो मरीज मुझे याद रहते हैं। कुछ पेशेंट्स थे ऐसे जिसके पेट में एक गाय ने सींग मार दिया था, और वो उस पेट में से घुस के सींग उसके हार्ट पे पहुंच गया, उसकी हड्डियां टूट गई थी सारी। जब मरीज को यहाँ पर लेकर आए तो उसके छाती में उन्होंने कपड़ा भर दिया था जिससे ब्लीडिंग ना हो। जैसे ही हमने उसको ओटी में लिया, वो कपड़ा हटाया, उसका हार्ट बाहर आ गया। अब हम लोगों को एक केस करना था, अपना हड्डी का ऑपरेशन भी करना था, जिसमें एक पंपिंग हार्ट सामने था। एक बड़े मुश्किल काम होते हैं, लेकिन वो पेशेंट सक्सेसफुली ठीक हुआ। पीलीभीत में बहुत बड़ा बंगाली समाज रहता है, शारदा नदी के किनारे।
तो वहां से एक पेशेंट लेके आया जिसको किसी उस नदी में, शारदा नदी में बहुत सारे मगरमच्छ भी रहते हैं। तो वो कभी कभी लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं जो नहाने आते हैं या हम्म। कुछ। तो मगरमच्छ की एक आदत होती है जिसको वो लोग सूर्य नमस्कार या सूर्य देखो, कि जब वो अपना शिकार करता है तो मरीज को उसको पकड़ता है अपने शिकार को और फिर हवा में उछालता है और फिर दोबारा कैच करता है। ये मगरमच्छ के शिकार करने का तरीका है। हम्म। तो एक पेशेंट ऐसी थी जो वहां से मेरे पास लाई गई कि मगरमच्छ ने उसकी थाई को पकड़ा और फिर उसको जब हवा में उछाला, इतनी देर में जो आसपास के लोग थे उन्होंने उसको देखा और उन्होंने उस मगरमच्छ को शोर मचा के डंडा आदि की सहायता से भगा दिया और वो मरीज बुरी तरह से घायल हो गई। एक अलग कटा हुआ पैर एक मरीज के साथ हमारे पास लेके आया गया जिसका हम लोगों ने ऑपरेशन किया और आज वो ठीक है। तो ये सब कुछ मरीज एक ऐसे हैं जो हमेशा याद रहते हैं आपको, और फिर जब वो कभी कहीं मिलते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है, कहीं जाए और लोग बाग मिलते हैं कि आपने मेरा जीवन बचाया था। तो ये बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो मुझे याद है। इसीलिए शायद मेरे अंदाज में कहा गया कि डॉक्टर भगवान का ही दूसरा रूप है। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा डिफर करता हूँ। हम डॉक्टर्स भगवान का रूप नहीं है, हम लोग सिर्फ एक मीडियम है, माध्यम है। हम भी, कोई भी वकील जैसे बहुत अच्छा काम करता है, कोई अध्यापक अपना काम अच्छा करता है, कोई बढ़ई अच्छा काम, ऑर्थोपेडिक्स एक ऐसा है, अगर किसी बढ़ई ने एक मेज के 4 पैर में से एक लंबा एक छोटा बना दिया तो वो मेज अच्छी नहीं बनेगी, कुर्सी टेढ़ी बनेगी। कोई टेलर अगर अपने कुर्ते का एक कोना छोटा और एक कोना बड़ा कर दे तो वो कुर्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल होना चाहिए। सिमिलरली डॉक्टर्स को एक अच्छा प्रोफेशनल होना चाहिए। वो भगवान नहीं होते, उनको अपना काम अच्छे से करना आना चाहिए और इसीलिए करने वाले तो भगवान ही हैं। हम लोग सिर्फ उसके मैसेंजर हैं। वी ऑलवेज से वी ट्रीट ही क्योर्स। वो इलाज करते, हम सिर्फ इलाज करते हैं, जबकि स्वस्थ जो है वो भगवान करते हैं। एक चीज और आपने कहा, और वैसे में नॉर्मली आपने भी सुना होगा कि कई जगह कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, कुछ डॉक्टर्स, और कई आपके सामने ऐसे केसेस आए भी होंगे जिन्होंने डॉक्टर्स के पेशे को ही बदनाम किया है। तो ऐसे में, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि काश मुझे भी भगवान के बराबर एक सम्मान मिल जाए, भगवान के बराबर नहीं तो उनके चरणों के बराबर ही मिल जाए। यहाँ उनको वो सम्मान भी दिया जाता है, उसके बाद भी वो सम्मान के साथ में विश्वासघात करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सुन के क्या लगता है आपको? बहुत खराब लगता है मुझे। मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ। आईएमए अध्यक्ष की जब मैंने शपथ ली थी तो मैंने यही कहा था कि हमारे ऊपर सरकार, हमारे ऊपर जनता बहुत बड़ा भरोसा करके आती है, हमें किसी भी प्रकार से वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सबसे बड़ा सम्मान जो आज डॉक्टरों को समाज देता है उसका कारण भगवान राम है। राम रावण युद्ध चल रहा था। भगवान राम के छोटे भाई को मूर्छा होती है, एक उनको आघात होता है, मतलब दुश्मन उनको किसी प्रकार की चोट पहुंचाता है जिसकी वजह से वो बेहोश पड़े हैं। ऐसे में भगवान राम कहते हैं हनुमान जी से कि जाओ और किसी योग्य डॉक्टर को, किसी योग्य वैद्य को लेकर आओ। जब हनुमान जी जाते हैं और वो लंका, क्योंकि वो पास में थी, और वहां से वैद्यराज सुषेण एक डॉक्टर को लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये एक योग्य डॉक्टर है, एक चिकित्सक है, आप इनसे इलाज कराइए। विभीषण उसका पता बताते हैं कि आप उनको लेकर आइए। विभीषण राम के दूत के रूप में हनुमान जी उसको लेकर वहां आते हैं। अब आप सोचिए भगवान राम ने कितना बड़ा विश्वास एक डॉक्टर पे, एक चिकित्सक पे किया कि ये दुश्मन के घर का डॉक्टर है, दुश्मन है, और मेरे भाई, जो मेरा भाई युद्ध में अधमरा है, मूर्छित है, उसको इलाज देने के लिए कि तुमको जो कुछ करना है वो करो। ऐसे में वो वैद्य सुषेण कहते हैं कि ये वाली दवाई लेकर आओ, वहां मिलेगी, संजीवनी बूटी लेकर आओ, किष्किंधा पर्वत पर मिलेगी, और वो मंगाते हैं और उससे इलाज करते हैं। कितना बड़ा उदाहरण है एक डॉक्टर्स पे भरोसे का कि भगवान राम दुश्मन के खेमे के एक डॉक्टर पे ऊपर भरोसा करते हैं कि आप जो चाहें मेरे मरीज का इलाज कीजिए और इसको ठीक करिए। वो विश्वास जो भगवान राम ने हमारे ऊपर किया था, आज भी हम उसी समाज से वही सम्मान पाते हैं, और हमें भी एज ए डॉक्टर उस सम्मान की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपने मरीजों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ इलाज करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हम काम करते हैं और ईश्वर देख रहा होता है। यदि हम गलत काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो छोड़ेगा वो भी नहीं। तो आप भी मानते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया तो ऊपर वाला सजा देगा? हाँ, ये ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है। जिन लोगों ने भी गलत तरीके से पैसा कमाया, जिन लोगों ने भी गलत
ईमानदारी से काम नहीं किए, उनको इसी समाज यही इसी जीवन में सब कुछ झेलना पड़ा है। ऐसे अनेक आईएएस अधिकारियों को मैं जानता हूँ, ऐसे अनेक भ्रष्ट नेताओं को मैं जानता हूँ, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में गलत काम किए और वो या तो जेल में मरे या फिर वो सड़-सड़ के मरे या वो अपने इलाजों की वजह से उन्हें ठीक नहीं कर पाए। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि सब कुछ यहीं पर भोगना पड़ता है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। यदि आप गलत काम करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट यहीं भोगना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, आप नर्सिंग एसोसिएशन के भी आप अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में। तो अगर मैं डॉक्टरों की, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी परेशानियां बताते हैं, लेकिन डॉक्टरों की परेशानियां जो होती हैं उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम एक हॉस्पिटल है, एक बड़ा अस्पताल है। आप उस अस्पताल में अगर 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपके यहाँ दूसरे डॉक्टर आके काम कर रहे हैं, उनकी अपनी परेशानी होती है। आपको बिजली डिपार्टमेंट से भी लड़ना है, आपको नगर निगम से भी लड़ना है, आपको जल निगम से भी लड़ना है, आपको सरकार के साथ भी काम करना है, आपको समाज के साथ भी काम करना है, मरीजों को भी ठीक करना है, आपको केमिस्ट के साथ भी डील करना है, आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो दवाइयां बनाने वाली कंपनी है जिनको कि आजकल एक बहुत बड़ा ड्रग इंडस्ट्री है उसके साथ भी डील करना है और साथ में कभी कभी गरीब लोगों को भी देखना है, कभी आपको इंश्योरेंस के पेशेंट्स को भी देखना है, कहीं आपको आयुष्मान के मरीजों को भी देखना है, कहीं आपको ऐसे अनेकों कारण होंगे, कहीं आपको जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वीआईपीज लोग जो होते हैं, नेता लोग होते हैं, उनको भी देखना है। गंगाचरण अस्पताल को हमेशा किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री या वीआईपी की विजिट के दौरान एक सेफ अस्पताल के रूप में यूज किया जाता है। तो ये हमारा भरोसा है प्रशासन का हमारे ऊपर कि प्रधानमंत्री जी मोदी बरेली आते हैं और हमारे अस्पताल को एक सेफ हॉस्पिटल की तरह यूज किया जाए। तो ऐसे अनेक चीजों को अस्पतालों को डील करना होता है। एक डॉक्टर की अपने पेशेंट के साथ जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है उसमें जो प्रॉब्लम्स, उसमें जो सावधानियां, उसमें जो परेशानियां आती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल हॉस्पिटल सेटअप बनाने के बाद उन प्रॉब्लम्स को झेलना, समझना, काम करना वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो उसी के लिए जैसे कि कोई व्यापार मंडल होता है, वो दुकानदारों की बात करता है, कोई ब्राह्मण सभा होती है वो एक जाति की बात करती है, कोई महिला मोर्चा होता है वो महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की सभाएं किसान सम्मेलन होते हैं वो किसानों की बात करते हैं, जो छात्र संघ होता है वो छात्र की बात करता है। कहने का मतलब है हमारे समाज की अलग अलग कैटेगरीज है। इसी तरह नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते हम उन अस्पतालों की, उन डॉक्टरों की बात करते हैं जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, उनको अपनी सर्विसेज भी देनी है, उनको उसमें अपने स्टाफ को सैलरी भी देनी है, उसमें उनमें बिजली पानी का खर्च भी देना है, उसमें अपने मरीजों के लिए अच्छे से अच्छा इलाज देना है। जैसे कि कोई भी व्यवसायी चाहता है कि मेरा व्यवसाय, मेरा व्यापार आगे ही आगे बढ़े, आधुनिक होता चला जाए। आज मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बिकता था, उसके बाद कलर टीवी आ गए, उसके बाद डिजिटल टीवी आ गए, उसके बाद स्मार्ट टीवीज आ गए, उसके बाद आजकल सिंपल एक स्क्रीन पे भी चीजें चलाई जा सकती हैं। तो आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करते जाते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल्स के अपग्रेडेशन होते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स करना, उनके लिए सहूलियतें बनाना, उनके लिए बढ़िया अरेंजमेंट्स करना, ये सारी चीजें एक हॉस्पिटल को करनी होती हैं। हर डॉक्टर चाहता है कि मेरा हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को बाहर ना जाना पड़े। हो सकता है हड्डी तोड़वा के मरीज मेरे यहाँ आ रहा है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से हो, उसकी किडनी पहले से खराब हो, उसको डायबिटीज हो, तो या तो मैं किसी डॉक्टर को बाहर से बुलाऊं या मेरे यहाँ पहले से ही डॉक्टर हो, तो मुझे उनको अपने यहाँ रखना पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट को कहीं बाहर ना जाना पड़े, उसका अल्ट्रासाउंड भी मेरे यहाँ हो जाए, उसका एमआरआई भी मेरे यहाँ हो जाए, उसका सीटी स्कैन भी मेरे यहाँ हो जाए, जिससे मरीज को तकलीफ ना हो। तो ऐसी परेशानियों को जब हम देख रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम्स हम नर्सिंग होम एसोसिएशन में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं, ताकि मरीजों को, जनता को एक बढ़िया इलाज एक ही अस्पताल में मिल जाए। अब इस कार्यक्रम का लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा जो प्रोग्राम ही है, यह है हम कहाँ जा रहे हैं, बात दिल की। अब लास्ट क्वेश्चन, बात दिल की अगर मैं कहूँ एज अ डॉक्टर, आपके दिल की क्या ऐसा आप चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, जो है कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ? जीवन ने मुझे बड़े अच्छे मौके दिए हैं। मैं हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट रहा, तो मेरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। जिस जमाने में मैं पीजी करने गया, उस वक्त ऑर्थोपेडिक्स एक ऐसी ब्रांच हुआ करती थी कि बहुत मुश्किल से मिला करती थी।
ईश्वर की कृपा से मुझे ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच मिली और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बना। फिर मेरी ट्रेनिंग बड़े अच्छे अस्पतालों में हुई। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स वगैरह के लिए मुझे विदेशों में काम करने का अवसर मिला। आपने डॉक्टर CS रानावत का नाम सुना होगा। डॉक्टर रानावत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल अटल बिहारी बिहारी वाजपेयी वाजपेयी जी जी का के भी। घुटनों का ऑपरेशन किया जी जी था। जी। उनके अंडर में ही मैंने घुटने बदलने की अपनी ट्रेनिंग करी। और ऐसे बड़े अच्छे गुरु मुझे मिले जो जीवन में मुझे उन्होंने अवसर दिए आगे काम करने के लिए। जब मैं बरेली आया तो हमने बरेली में जो एक साधारण एक रूढ़िवादी ट्रीटमेंट, एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होते थे, उनको चेंज किया। दूरबीन विधि के ऑपरेशंस को बरेली में लाकर लोगों को फायदा पहुंचाया। ऐसे बड़े बड़े रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशंस जिनको कराने के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, वो बरेली में होने लगे। कैंसर के इलाज के लिए लोगों को टाटा अस्पताल, बंबई जाना पड़ता था। कैंसर के अस्पताल, बोन कैंसर के इलाजों को हमने बरेली में शुरू किया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ डेवलप की। उसके बाद सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना आई। आयुष्मान योजना में आप विश्वास कीजिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान के लाभार्थी जिन्होंने इलाज उठाया है वो यूपी में है। और यूपी में बरेली नंबर 1 जिला है जहां पर आयुष्मान के मरीजों का इलाज हुआ है। आयुष्मान योजना का इसका मतलब हुआ पूरे देश में आयुष्मान के सबसे ज्यादा इलाज जो हुए वो बरेली में हुए हैं। हमारे यहाँ करीब 96 हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 89 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो प्रधानमंत्री जी की इस योजना को सफल बनाने के लिए कि उसका इतना बड़ा प्रभाव, इतना बड़ा फायदा समाज तक पहुंचा, बरेली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ने काम किया है। ये अवसर हम लोगों को मिले हैं और हमने अपने आप को उसमें प्रूव किया है। बरेली की IMA जो है उसका ब्लड बैंक है, वो प्रतिवर्ष हजारों यूनिट लोगों को, जिनके पास रक्तदाता के साथ डोनेशन करने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों को हम ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास एक हीमोफीलिया सोसाइटी है जिसमें 400 बच्चों को हर महीने के बाद ब्लड बदलवाना पड़ता है। ऐसे बच्चों को डॉक्टर्स की तरफ से, IMA की तरफ से निःशुल्क ब्लड दिया जाता है। तो ऐसे अनेक अवसर हैं जो हमें यहाँ करने को मिले हैं। हमारे ही एक सदस्य डॉक्टर दिनेश जौहरी जी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे। हमारे ही एक सदस्य डॉक्टर IS तोमर इस शहर के 2 बार मेयर रहे हैं। डॉक्टर अरुण कुमार जी इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा इस वक्त विधायक हैं। डॉक्टर MP आर्या विधायक है। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरी के साथ साथ अपने समाज के लिए भी बहुत काम किया है। तो मेरा मानना यही है कि एज अ डॉक्टर हम लोग समाज के लिए बहुत कुछ कर पाए। नंबर एक अच्छी सर्विसेज दे पाए, किसी भी मरीज को बरेली से बाहर ना जाना पड़े। उसका हार्ट का इलाज होना है, छोटे से इलाज, दवाई से लेके उसकी बाईपास सर्जरी तक बरेली में हो सकती है। किसी पेशेंट को अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है जिसकी ऑपरेशन के लिए बड़ी हाई एंड मशीन्स चाहिए, रोबोटिक ऑपरेशंस चाहिए, वो बरेली में अवेलेबल हो। किसी को अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, वो काम बरेली में हो सकता हो। किसी बच्चे को, आजकल हम जेनेटिक कोडिंग की बात करते हैं, जो बच्चा गर्भ में है उसको पहले से पता लगा लिया जाए तो उस बच्चे का इलाज गर्भ में किया जा सकता है। ऐसी फैसिलिटीज बरेली में हो रही हैं। हम लोग आगे ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर पे बात करने वाले हैं। भारत की महिलाओं में, लड़कियों में बहुत ज्यादा यूट्रस कैंसर्स यूट्रस की कैंसर बहुत बढ़ गया है। संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। ऐसे कैंसर्स को इंजेक्शंस और वैक्सीन की तरह से देकर ठीक किया जा सकता है। और अभी आने वाले वर्षों में शायद ऐसा पॉसिबल हो कि भारत की हर वो बच्ची जो 9 या 10 वर्ष की है उसको वैक्सीन लगाया जाए, तो उसको कभी जीवन में यूट्रस का कैंसर ना हो। मैं उसका भी पार्ट बनना चाहूंगा। और ताकि इस देश को जैसे पोलियो मुक्त किया गया, इस देश को कैंसर मुक्त किया जा सके, इस देश को टीबी मुक्त किया जा सके, इस देश में मिनिमम एक्सीडेंटल डेथ्स हो, उसके लिए काम किया जा सके, बढ़िया सर्विसेज मिले, अच्छे लोग हों, कम खर्च पे उनके इलाज हों, सर्वोत्तम विश्व स्तरीय सुविधाएं किसी को मिल सकें, इसके लिए भी मैं काम करना चाहूंगा। और इसमें अगर राजनीति का कभी, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स होते हैं पॉलिटिशियंस, कानून का और राजनीति का सहारा मिले, तो मैं अपने आप को वहां पर भी देखना चाहूंगा कि जिससे समाज का अच्छे से अच्छा भला हो, जिससे समाज के लिए हम और अधिक काम कर पाए। डॉक्टर हर्षवर्धन इस देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे। उन्होंने इतने सारे, बहुत सारे मेजर्स ऐसे लिए थे जिसकी वजह से डॉक्टर अपने पेशेंट्स का बढ़िया इलाज कर सकते थे, क्योंकि वो स्वयं एक डॉक्टर थे।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर जीवन अवसर देगा तो मैं कभी ना कभी इस देश के या इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। मैंने लोगों की तकलीफों को अपने साथ देखा है, उन तकलीफों का उपाय मेरे दिमाग में रहता है, तो उन चीजों को मैं समाज के लिए लगा पाऊं, उन चीजों को मैं उनकी वजह से जीवन का, लोगों का जीवन आसान कर पाऊं, तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहेगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। चलिए, अगर आपको स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिले तो आप कौन कौन से चेंजेस करना चाहेंगे, या कौन कौन सी चीजें बड़ी एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे या लाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा अभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने क्या किया, आयुष्मान योजना इस वक्त पूरे देश में जो चल रही है अनेकों राज्यों में, उसके करीब 50 करोड़ कार्ड्स बने हैं। उससे 50 करोड़ लोग आयुष्मान में जाकर निशुल्क अपना इलाज करा सकते हैं। ये हमारे दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस है, मतलब सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। विदेशों में भी शिक्षा और स्वास्थ्य स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को पढ़ाना, लोगों का इलाज करना। लेकिन वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं। 140 करोड़ देश की जनसंख्या है। इस विशाल जनसंख्या को शिक्षा देना, इस विशाल जनसंख्या का इलाज कराना किसी भी देश की सरकार के बस का नहीं है। लेकिन हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, जिसको ठीक करने का जिम्मा, जिसको सही से चलाने का जिम्मा हम डॉक्टर्स के ऊपर है। आज पहले कभी कोई बीमार पड़ता था और उसके पास अगर पैसे नहीं होते थे तो वो सरकारी अस्पतालों में जाता था, और सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा हम सभी जानते हैं कि क्या हालत होती है वहां पर। जो लोग सरकारी अस्पताल में नहीं जाते थे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था, और वहां पर उनको पैसे खर्च करने होते थे, क्योंकि वहां पे भी सारी सुविधाएं इसी तरह उन्होंने संसाधन जुटाए, इसलिए उनको पैसे लेने होते थे। लेकिन आज आयुष्मान योजना से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल बना दिया। इस वक्त जो भी हॉस्पिटल आयुष्मान में रजिस्टर्ड है, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, वो कार्ड लेकर वहां जाए, और जैसे सरकारी हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज करा के वो वापस आ सकता था, आज वो मेरे अस्पताल में निशुल्क इलाज करा के जा सकता है। पूरी दुनिया में ऐसी बढ़िया योजना कोई हो ही नहीं सकती कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल आज एक सरकारी हॉस्पिटल बन चुका है। इसी तरह से अगर मुझे जब कभी जीवन ये अवसर देगा कि, तो बहुत सारे बच्चों के लिए, नंबर एक, जैसे हमने पोलियो को खत्म किया है, मैं जेनेटिक मैपिंग पे काम करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो कुछ बीमारियां, किसी की हड्डी टूट जाती है उसको ठीक करना आसान है, किसी का हार्ट खराब हो जाता है उम्र के साथ उसको ठीक करना आसान है, किसी के गुर्दे खराब हो जाते हैं उसके साथ, लेकिन बहुत सी बीमारियां पैदाइशी होती हैं, कुदरत ने उनको पैदा किया है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम जेनेटिक मैपिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसा, मेरे मन में विचार रहेगा कि उस जेनेटिक कोडिंग को, उस जेनेटिक मैपिंग को करके इस देश में कैंसर के इलाज को, कैंसर के मरीजों को कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, लोगों में से कैंसर की बीमारी ना हो, क्योंकि उसका इलाज बहुत कॉस्टली है, उसका इलाज बड़ा कष्टकारी है, और उसका इलाज हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी चीजों को मैं लेके आना चाहूंगा कि हमारे देश में हार्ट से होने वाली मृत्यु, अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो 3 कारण सबसे ज्यादा जो मरीजों में डेथ्स के होते हैं, उनमें नंबर 1 है हार्ट की बीमारियां। किसी भी पेशेंट्स में जब हार्ट अटैक होते हैं तो उनको बचाने की सुविधाएं कम होती हैं देश में हर जगह पे, तो लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है। दूसरे नंबर पे आती हैं कैंसर से होने वाली डेथ्स, और तीसरे नंबर पे आती हैं एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स। पेशेंट को ठीक होने में जितना समय लगता है, जितना परिश्रम लगता है, जितना पैसा खर्च होता है, उसमें से बहुत सारा परसेंटेज ऐसा होता है कि हार्ट की बीमारी के मरीज नहीं बच पाए, कैंसर के मरीज नहीं बच पाए, एक्सीडेंट्स के मरीज नहीं बच पाए। तो अगर मुझे इस देश के स्वास्थ्य मंत्री का कभी जिम्मा मिलता है, तो मैं इन तीनों डेथ से होने वाले ये जो कारण है, अच्छी रोड्स, सेफ्टी मेजर्स, हर जगह अच्छे हॉस्पिटल्स, उनमें ट्रेन्ड स्टाफ से एक्सीडेंटल डेथ्स को कम करने की कोशिश करूंगा। हार्ट के मरीजों के इलाजों को अच्छे से अच्छा गांव के स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कैंसर को बचाने वाले वैक्सीन को, कैंसर को बचाने वाले जेनेटिक कोडिंग को उपयोग में लाने का प्रयास करूंगा, ताकि इन तीनों महामारियां, समझिए, जिनसे सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं, उससे उस होने वाली मृत्यु दर को कम कर पाऊं। अभी आपने वैक्सीन का भी नाम लिया, कोरोना का भी नाम लिया।
अभी कोरोना के ऊपर कुछ विपक्ष कुछ बहुत कुछ कहा जा रहा है, कुछ उंगलियां उठ रही हैं कि वैक्सीन के ऊपर। इस विषय पे एज अ डॉक्टर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका कहना है इस पे? देखिए साहब, चुनावी माहौल है। चुनाव में तो जाने क्या क्या कहा जाता है और लोग बाग उस वक्त कहते हैं और बाद में भूल जाते हैं। इसमें कुछ चुनाव का समय है, कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, कुछ झूठे वादे किए जाते हैं, कुछ खोखले दावे किए जाते हैं। उनमें से ये भी एक है। एस्ट्राजेनेका जिसने कि इस कोरोना वैक्सीन को बनाया था, उन्होंने इसको, ये तो लिखा लिटरेचर में होता है, हर दवा का कुछ साइड इफेक्ट होता है। आप दवा खाइए, हो सकता है आपको रिएक्शन हो जाए, खुजली हो जाए, कुछ हो जाए। इट इज सेड, ये लिटरेचर में, मेडिकल लिटरेचर में, कि ऐसा हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने भी इस वैक्सीन के बारे में जो बताया है कि खून के थक्के जम जाते हैं, इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। 10 लाख लोगों में से कुछ को ये बीमारी या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक इस देश की 140 करोड़ जनता को वैक्सीन लगना, दो दो डोज बूस्टर्स लगना, अगर ये वैक्सीन खराब होती तो हम लोग सुरक्षित नहीं बैठे होते यहाँ पर। डॉक्टर्स को बचाने का प्रयास, सारी दुनिया बंद थी, सारे स्कूल बंद थे, सारे मंदिर बंद थे, सारे बाजार बंद थे, डॉक्टर्स खुले हुए थे। अगर ये वैक्सीन ना होती और डॉक्टरों ने वैक्सीन ना लगाई होती तो आज इस कोरोना के काल में करीब 1800 डॉक्टर्स ने अपना जीवन खोया, उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि वो पेशेंट का इलाज कर रहे थे। अगर ये वैक्सीन ना होती तो डॉक्टर्स की मृत्यु, मैं सोच ही नहीं पाता कितने डॉक्टर्स खत्म हो गए होते, कितने डॉक्टर्स की मृत्यु हो चुकी होती, क्योंकि उस वक्त उन्हें काम करना था और वो कोरोना को एक्सपोज थे। वो इसीलिए पहले डॉक्टर्स को और नर्सेस को वैक्सीन लगाई गई, हेल्थ प्रोफेशनल्स बचे, तब उन्होंने मरीजों को बचाने का प्रयास किया। अगर ये वैक्सीन नहीं लगी होती तो जाने कितने डॉक्टर्स आज होते ही नहीं। तो ये वैक्सीन, इस वक्त चुनाव का माहौल है, ये सब होता है, वही है, चुनाव खत्म हो जाएंगे, इस तरह की बातें भी खत्म हो जाएंगी। चलिए, कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।